पहलगाम, एक मनोहारी पर्वतीय स्थान जहां सैकड़ों पर्यटक सुकून की तलाश में गए थे। लेकिन 22 अप्रैल 2025 को वहां गूंजी गोलियों में 27 निर्दोष जिंदगियां खत्म हो गई। इस हमले की जिम्मेदारी ली एक आतंकी संगठन ने जिसकी जड़ें पाकिस्तान में है। अब आतंक की आग में बार बार सीमाओं को लांघने पर 65 वर्षों से चली आ रही इंडस जल संधि, जिसे कि कभी भारत और पाकिस्तान के बीच विश्वास और सहयोग का प्रतीक माना जाता रहा, आज पहली बार भारत द्वारा निलंबित किए जाने की घोषणा की गई। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की इन न्यूज श्रृंखला आप देखना शुरू कर चुके हैं और आज हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस विषय की कि भारत ने स्थगित किया सिंधु जल समझौता। समझेंगे कि वास्तव में ये सिंधु जल समझौता आखिर निरस्त किए जाने के पीछे के निहितार्थ क्या है। आखिर जो दोनों देशों के बीच की संधि इतने लंबे समय से चली आ रही थी, 1960 से चली आ रही थी, जो दोनों देशों के बीच सिंधु जल के बंटवारे का आधार रही है। भारत और पाकिस्तान के बीच 4 से ज्यादा युद्ध, छोटे मोटे युद्धों को अगर मिला दिया जाए तो 4 युद्ध हुए, दर्जनों आतंकी हमले हुए, लेकिन यह संधि अडिग रही। तो आखिर इस बार भारत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? अब इसी सवाल के जवाब को तलाशेंगे आज के इस वीडियो के माध्यम से। साथ ही ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यह केवल भावनात्मक प्रतिक्रिया है या एक ठोस रणनीतिक सोच का हिस्सा है। इसके अलावा पाकिस्तान पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत के लिहाज से भारत इससे कैसे प्रभावित हो सकता है। तो इन सभी पक्षों को समझते हुए आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहलगाम में आतंकी हमला होता है, 27 लोगों की मृत्यु हो जाती है और इसकी जिम्मेदारी लश्कर तैयबा, जो कि एक आतंकी संगठन है, उसी के एक प्रॉक्सी संगठन ने, टीआरएफ ने इसकी जिम्मेदारी ली। अब इसके बाद भारत में आक्रोश स्वाभाविक था और कैबिनेट सुरक्षा समिति ने इंडस जल संधि, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 से चली आ रही थी, उसको समाप्त तो नहीं, निलंबित करने की, अनिश्चित काल के लिए निलंबित करने की घोषणा कर दी। और भारत ने यह भी कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, अब हम इस पॉलिसी पर चलेंगे। अब इसके क्या निहितार्थ हैं, इसको समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि सिंधु जल संधि क्यों की गई थी, इसके क्या मायने हैं। तो इसको पहले एक नजर डालते हैं इस पर। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में ही विश्व बैंक के तत्वाधान में जो सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियां हैं, उनके जल के बंटवारे को लेकर एक संधि की गई, ताकि किसी भी विवाद की स्थिति में दोनों देशों के बीच में एक समन्वय बना रहे, एक ऐसी व्यवस्था बनी रहे कि इस पानी का इस्तेमाल ठीक तरीके से हो सके सिंधु और उसकी 5 सहायक नदियों के लिए। तो विश्व बैंक के तत्वाधान में एक संधि पर, एक सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया, जिसको कि हम सिंधु जल बंटवारा समझौते के नाम से जानते हैं। अब इसके तहत क्या हुआ, सिंधु और उसकी जो 5 सहायक नदियां हैं, जिसमें कि सतलज, ब्यास, रावी, झेलम और चिनाब, इसके जल को दोनों देशों के बीच में विभाजित किया गया। आप देख रहे हैं कि सिंधु, जो कि हालांकि तिब्बत से निकलती है और भारत से, भारत में इसकी सहायक नदियां बहती हैं और फिर पाकिस्तान में भी इसकी सहायक नदियों का पार्ट आता है। तो इस जल के बंटवारे को समुचित व्यवस्था उसके लिए करने के लिए ही इस सिंधु जल संधि को कार्य रूप में परिणत किया गया। अब इसमें क्या व्यवस्था की गई, तो जो पूर्वी नदियां हैं, पूर्वी नदियों में ब्यास, रावी और सतलज, इसके लिए कहा गया कि भारत को इसका अप्रतिबंधित उपयोग भारत कर सकता है। यानी कि जो ये नदियां हैं, रावी हो गई, ब्यास हो गई और सतलज नदी हो गई, इसके लिए भारत को कहा गया कि आप बिना रोक टोक के, बिना कोई प्रतिबंध नहीं है, आप चाहे जितना इस्तेमाल इसको कर सकते हैं। वहीं जब पश्चिमी नदियों की बात आती है, यानी कि जो 3 पश्चिमी नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाव, इसको लेके कहा गया कि पाकिस्तान को आवंटित करते हुए कहा गया कि यहां पर भारत जो है वो कुछ चीजों में सीमित उपयोग कर सकता है और कुछ चीजों में उपयोग कर सकता है। किन किन चीजों में सीमित उपयोग है, किसमें उपयोग कर सकता है, तो भारत को इन पश्चिमी नदियों के संबंध में कहा गया कि यहां पर जो गैर उपभोग्य का मतलब होता है कि ऐसा काम जिसमें कि उस पानी का इस्तेमाल करने के बाद पानी का क्षय ना हो रहा हो, उसको गैर उपभोग्य कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि उस पानी से बिजली बना रहे हैं, तो बिजली में क्या होगा कि पानी टरबाइन से टकराएगा और फिर उसी नदी में मिल जाएगा। तो इसमें आप उस पानी को किसी भी प्रकार से क्षय नहीं कर रहे हैं, तो इसको गैर उपभोग्य के अंतर्गत माना गया। तो जल विद्युत आप बना सकते हैं, इसमें नौवहन कर सकते हैं। अगर पानी में आप तैर रहे हैं तो नौवहन हो रहा है, नौवहन में किसी प्रकार का पानी का क्षय नहीं हो रहा है, तो ये काम आप कर सकते हैं। मत्स्य पालन भी कर सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा काम जिसमें कि पानी का क्षय हो रहा है, जैसे कृषि आप नहीं कर सकते हैं, वहां पर अप्रतिबंधित आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहां पर कुछ कंडीशंस बनाई गई, वहां पर कुछ लिमिटेशंस बनाई गई कि अगर आप खेती करते हैं या पीने के लिए पानी इस्तेमाल करते हैं जो कि गैर उपभोग्य श्रेणी में आएगा, तो उसमें आपको कुछ तय शर्तों के तहत ही उसका इस्तेमाल आप कर सकेंगे। ये बात कहेगी भारत के संदर्भ में जो 3 पश्चिमी नदियां हैं उनको लेकर, वो सिंधु, झेलम और चिनाव नदियां थी। हालांकि पाकिस्तान को इसमें
पूरा इस्तेमाल करने की छूट दी गई, जैसा कि भारत को ब्यास, रावी और सतलज के संदर्भ में दिया गया। तो ये एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इन नदियों और इन जो नदियों का समूह है, इसमें अगर हम पूरे जल की बात करें तो लगभग 80% इस्तेमाल जल का पाकिस्तान के हिस्से आया। लगभग 20% जो है वो जल भारत को इसमें इस्तेमाल करने के लिए मिलता है। अब इसके अलावा एक स्थायी सिंधु आयोग भी बनाए जाने की यहाँ बात की गई, यानी कि परमानेंट इंडस कमीशन भी, उसको भी स्थापित किया गया इस समझौते के तहत, जिसके अंतर्गत दोनों देशों के इसमें प्रतिनिधि होंगे और दोनों देशों के प्रतिनिधि किसी भी कंडीशन में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उन प्रतिनिधियों के माध्यम से बैठ के बात होगी और वहां पर समाधान निकाला जाएगा। अब समाधान के लिए और भी एक तंत्र विकसित किया गया, पूरा यहाँ पर एक मैकेनिज्म बनाया गया, 3 चरणीय व्यवस्था की गई। इस सिंधु जल जो समझौता हुआ, इसमें जो अनुच्छेद 9 है, इस 9 में 3 स्तरीय विवाद समाधान प्रक्रिया का यहाँ पर वर्णन मिलता है, जिसमें कि 3 स्टेज पे व्यवस्था की गई। पहले स्टेज में जो पीआईसी है यानी परमानेंट इंडस कमीशन बनाया गया, उसके द्वारा ही अगर प्राइमरी कोई विवाद होता है, कोई किसी प्रकार का प्रश्न उठता है, तो वो इस स्तर पर सुलटाए जाने की व्यवस्था थी, जिसमें कि संधि की व्याख्या के संबंध में कोई बात हो या कोई उसका उल्लंघन कर रहा हो, कोई भी प्रारंभिक विवाद हो, तो उसका समाधान करने के लिए पीआईसी उसका समाधान करेगी। अब भारत और पाकिस्तान के अधिकारी इसमें चूंकि दोनों पक्ष के होते हैं, अगर इसमें समाधान नहीं हो पाता है तो दूसरे चरण में फिर आते हैं, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होगा, यानी एक निष्पक्ष विशेषज्ञ की भी व्यवस्था की गई है इसी संधि के तहत, जिसमें कि पीआईसी अगर समस्या का समाधान करने में विफल होती है तो किसी भी आयुक्त के अनुरोध पर विश्व बैंक के द्वारा एक तटस्थ विशेषज्ञ नियुक्त किया जाएगा, एक न्यूट्रल एक्सपर्ट नियुक्त किया जाएगा, वो इस विवाद का समाधान करेगा। और फिर यहां पर भी अगर विवाद नहीं सुलझता है तो उसके लिए तीसरे स्तर पर एक मध्यस्थता न्यायालय यानी कि परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन, इसमें मामला जाएगा और यहां पर फिर उसका निपटारा होगा। अब अगर ये विवाद बड़ा होगा, दोनों स्तरों पर निपट नहीं पाएगा, तो निष्पक्ष विशेषज्ञ के अधिकार क्षेत्र से भी बाहर का मामला होगा, तब वो जाएगा मध्यस्थता न्यायालय के पास। अब ये क्या है, तो विश्व बैंक द्वारा इसको स्थापित किया गया था मध्यस्थता न्यायालय का, इसमें 1899 में, और मुख्यालय इसका हेग नीदरलैंड में। इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय संगठनों और निजी पक्षों के बीच में ये क्या करता है, किसी भी प्रकार का अगर विवाद होगा तो उसको सुलटाने का कार्य करता है, चाहे वो किसी राज्य है, अंतरराष्ट्रीय संगठन है या निजी पक्ष के बीच है, किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो मध्यस्थता न्यायालय उसको सुलटाने का काम करता है। कानूनी विवादों का समाधान करता है, उनके बीच में मध्यस्थता करेगा, उनके बीच में सुलह कराएगा, जांच करेगा और विभिन्न तंत्र प्रदान करने का काम करता है। तो ये 3 विवाद समाधान के तंत्र बनाए गए। इसके बाद अब अगर देखें तो पाकिस्तान की जल आपूर्ति पर क्या प्रभाव पड़ेगा भारत के इस कदम को उठाने के साथ साथ, ये भी एक प्रश्न उभर के आता है। तो देखिए, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है उसमें कृषि का एक अहम रोल है, और कृषि में भी अगर आप देखेंगे तो 90% वहां की जो कृषि है वो सिंचाई पर आधारित है। और उस 90% सिंचाई में भी जो चिनाव और ये झेलम, ये 2 नदियां हैं, ये प्रमुख भूमिका निभाती हैं, एक बड़ा हिस्सा कवर करती है। अब ऐसे में चूंकि पंजाब जो पाकिस्तान में पड़ता है वो पंचनद का क्षेत्र वहां पर बोला जाता है, लैंड ऑफ 5 रिवर उसको कहा जाता है, वहां पर प्रोडक्शन ठीक होता है कृषि के लिहाज से, चाहे वो गेहूं, चावल, गन्ना, कपास कुछ भी हो, इनका प्रोडक्शन ठीक ठाक होता है। लेकिन अगर भारत सिंधु जल समझौते से इसको निलंबित करता है तो भारत क्या कर सकता है, भारत इस नदी के प्रवाह को, इन नदियों के प्रवाह को प्रभावित कर सकता है। और प्रभावित करने से झेलम और चिनाव के 25 से 30% प्रवाह को भी अगर भारत प्रभावित करता है, तो ऐसी दशा में ये हो सकता है कि पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, जो कृषि उत्पादन है, वो प्रभावित हो, वहां की अर्थव्यवस्था प्रभावित हो, वहां का सामाजिक स्तर भी प्रभावित हो, क्योंकि सारी चीजें अर्थव्यवस्था से कनेक्टेड हैं और इसके प्रभावित होने से पाकिस्तान पर इसका असर पड़ सकता है। तो वहां पर खेती प्रभावित होगी, पीने का पानी और उद्योग पर बुरा असर पड़ सकता है। इसके अलावा पंजाब और सिंध जैसे जो कृषि प्रधान इलाके हैं, वहां पर जल संकट भी उत्पन्न हो सकता है, और सिंध में वैसे ही जल संकट है। अगर भारत इन नदियों के प्रवाह में थोड़ा भी असर डालता है तो वहां पर एक बृहद जल संकट देखने को मिल सकता है। भारत ने दशकों तक एक रणनीतिक संयम का परिचय दिया है और उसने उसको जो अधिकार मिले हैं उसका पूरा इस्तेमाल उसने नहीं किया है। अब इस रणनीतिक संयम का परिचय देते हुए ही भारत अब तक इस तरह के काम को एग्रेसिव तरीके से नहीं करता था। जैसा कि डैम बनाने की बात है, तो सिंधु जल समझौते में जो मैंने आपको बताया कि गैर जो बिना पानी को क्षय किए उपयोग करने वाली चीजें थी, वो इस सिंधु समझौते में शामिल थी। इसका मतलब कि हम वहां पर डैम बना सकते हैं। तो भारत ने एग्रेसिवली अभी उस चीज को नहीं किया है, और साथ ही साथ वो अब इस नीति में बदलाव करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो भारत पश्चिमी नदियों पर अब जल भंडारण या बिजली उत्पादन या सिंचाई परियोजनाएं जो
सोच रहा है उसको और तेज कर सकता है। अब ऐसी दशा में हम कह सकते हैं कि ये ऐसा करने से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर भी, वहां के जल संकट पर भी प्रतिकूल असर पड़ सकता है और एक दबाव पड़ सकता है। इसको एक रणनीतिक संसाधन के तौर पर हम कह सकते हैं, जल को भारत इस्तेमाल कर सकता है, जिससे कि पाकिस्तान पर, एक होता है युद्ध भूमि में लड़ना युद्ध, और एक होता है युद्ध भूमि में न लड़के एक दूसरे प्रकार की जल रणनीति के माध्यम से एक युद्ध लड़ा जा रहा है। तो ये भारत के करने से वहां पर प्रतिकूल प्रभाव अवश्य पड़ सकता है। इसके अलावा राजनयिक दबाव बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो पाकिस्तान इस जल आपूर्ति से प्रभावित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके अलावा अन्य विवादित परियोजनाओं की अगर बात करें तो किशन गंगा परियोजना जो कि झेलम की सहायक नदी पर है, और रतले परियोजना ये चिनाव नदी पर है। ये दो नदी परियोजनाएं ऐसी हैं जिसको लेकर भी पाकिस्तान से विवाद चला आ रहा है। अब इसमें विवाद क्या है? इसमें जब विवाद हुआ तो यहाँ पर भारत जो है, जो डैम बनाना चाह रहा था इस परियोजना को लेकर, तो उस पर पाकिस्तान को आपत्ति थी। तो पाकिस्तान को इसकी स्ट्रक्चर पर आपत्ति थी। इसके अलावा पाकिस्तान का यह भी आरोप था कि वो नदी प्रवाह को भारत प्रभावित कर रहा है। तो भारत इसमें चाहता था, जब विवाद की स्थिति आई, कि मामला एक तटस्थ विशेषज्ञ यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाए, जैसा कि सिंधु जल समझौते में ये प्रोविजन है, जो कि पहले से ही तय है कि अगर इस तरह का होता है तो न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास जाया जा सकता है। अगर दोनों पक्ष आपस में पहले आयोग के माध्यम से उसको उसको शॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नहीं होगा तो फिर वो जा सकते हैं न्यूट्रल एक्सपर्ट के पास। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, हेग स्थित मध्यस्थता न्यायालय में ही सीधे फैसला करवाया जाए, ये उसने कहा। हालांकि 2015 में पाकिस्तान ने पहले तटस्थ विशेषज्ञ की मांग की थी, लेकिन 2016 में उसने क्या किया, अचानक यह मांग वापस ले ली और कहा कि नहीं, हम सीधे मध्यस्थता न्यायालय से फैसला चाहते हैं। तो भारत का ये आरोप है कि ये एक तरह से सिंधु जल समझौता में जो बात कही गई थी, जो स्टेप बाय स्टेप जाने की बात कही गई थी, उसका उल्लंघन है। अब कहीं सीढ़ी बनाई गई, या पहले पावदान पर पैर रखने के अलावा आप सीधे चाहते हैं कि छलांग मार के अगले चरण में चल जाए, तो ये सिंधु जल समझौते का एक तरह से उल्लंघन है। तो भारत इसको लेकर, भारत की आपत्ति थी। तो ये इन दो परियोजनाओं को लेकर दोनों देशों के बीच में विवाद भी चला आ रहा था। अब इसके रणनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय आयाम क्या क्या है? देखिए, अगर रणनीतिक आयाम की बात करें तो यहां पर हम कह सकते हैं कि जल को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर भारत के द्वारा इस्तेमाल किए जाने की ये शुरुआत हो गई है। अब भारत एक तरह से हाइब्रिड वारफेयर रणनीति की ओर झुकाव भारत का हो रहा है। अर्थात एक ऐसा युद्ध जो कि युद्ध भूमि में नहीं लड़ा जा रहा है, लेकिन इससे गहरा प्रभाव छोड़ा जा सकता है। तो भारत इस जल रणनीति के माध्यम से पाकिस्तान के ऊपर एक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। इसके अलावा दूसरी ओर इसका एक पक्ष और है कि भारत के लिहाज से अभी ये कदम कितना सही है, कितना गलत है, इसके सभी पक्षों पर विचार करने की जरूरत है। क्योंकि भारत की एक अंतर्राष्ट्रीय छवि है, साथ ही साथ भारत प्रयास कर रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए। अब ऐसे में उसकी सदस्यता की जो आकांक्षा है, इससे उसकी जो न्यायप्रिय छवि है उसको ठेस लग सकती है। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की जो जाने की आकांक्षा है, कहीं ना कहीं उसको अपनी इस छवि को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध है, उसमें भी सतर्कता की जरूरत है। क्योंकि भारत के साथ साथ आप देखेंगे जो नेपाल और बांग्लादेश, ये छोटे देश हैं अपेक्षाकृत भारत की तुलना में, और इनके साथ भी जल को लेकर हमारे ऐसे समझौते हैं। तो यहाँ पर इन छोटे देशों का जब पाकिस्तान के प्रति भारत का ऐसा रवैया होगा, तो थोड़ा सशंकित होना स्वाभाविक है। तो इनको विश्वास में लेने के साथ हम अगर ये स्टेप उठाते हैं तो ये और बेहतर कदम हो सकता है। चीन की अगर बात करें तो जल नीति का उपयोग चीन भी कर सकता है, जैसा कि भारत पाकिस्तान के साथ कर रहा है। तो आप जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर चीन भी ऐसा भारत के साथ बर्ताव कर सकता है। तो इन पक्षों को भी ध्यान में रखे जाने की जरूरत है। स्थिरता और दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्व भूमिका को भी ध्यान में रखते हुए यहाँ सोचने की आवश्यकता है कि भारत के इस कदम से कहीं ऐसा ना हो कि दक्षिण एशिया में एक अस्थिर राजनीतिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो। और विशेष तौर पर अगर हम देखें दक्षिण एशिया में जो भारत की जो लीडरशिप क्वालिटी इधर बीच उभर कर आई है, कहीं ना कहीं इसको भी ठेस न लगे, इस लिहाज से भी इसको देखने की जरूरत है। प्रतिस्पर्धी प्रतिक्रिया और जल विद्युत की आशंका, इसका मतलब जल युद्ध की आशंका, इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह की जो कार्यप्रणाली है, अभी भारत ने पाकिस्तान के साथ किया, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हर देश जिसके पास ऐसी शक्ति है कि वो इस जल नीति को एक युद्ध, एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल न करने लगे, तो एक गलत परिपाटी न चल पड़े। तो इस बात का भी ध्यान रखना जरूरी है। तो इस लिहाज से हम कह सकते हैं कि जरूर एक रणनीतिक हथियार के तौर पर भारत द्वारा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भविष्य में इन चिंताओं के साथ इन पक्षों पर भी विचार करने की आवश्यकता है।
अंत में चलेंगे अभ्यास प्रश्न की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि दृष्टि आईएएस मुखर्जी नगर की क्लासें जो नोएडा शिफ्ट हुई हैं, वहां पर आईएएस फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 29 अप्रैल शाम 6 बजे, इंग्लिश मीडियम का 7 मई सुबह 8 बजे से प्रारंभ हो रहा है। लखनऊ में अगर बात करें तो यूपीएससी जीएस फाउंडेशन का जो बैच है 5 मई से शाम 6:15 बजे प्रारंभ हो रहा है। 8750187501 पर कॉल करके आप विस्तार से जानकारी भी हासिल कर सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं अभ्यास प्रश्न की तरफ। अभ्यास प्रश्न का जवाब तो आप देंगे ही, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो भारत के द्वारा ये पॉलिसी अपनाई जा रही है, तो उसमें पाकिस्तान की एक चिंता और है। पाकिस्तान का एक मंगला डैम, तो मंगला डैम जो कि झेलम पर है, तो अगर भारत ये पानी रोकता है तो पाकिस्तान को ये भी चिंता है कि मंगला डैम के पास तक आते आते पानी की आपूर्ति प्रभावित होगी, तो वो डैम भी प्रभावित होगा और उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान का एक महत्वपूर्ण डैम है। तो मंगला डैम भी आप याद रखेंगे। मुझे अचानक याद आ गया तो आपको बताना मैंने उचित समझा। अब बात अभ्यास प्रश्न की करते हैं। सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 उनमें से एक में मिलती हैं, अंततः सीधे सिंधु में मिलती हैं। और निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है? अब आपको बताना है कौन सी ऐसी नदी है जो सीधे सिंधु से मिलती है, चिनाब, झेलम, रावी या सतलज। तो इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।